अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ईरान अमरीका एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और हमले जो हैं वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। सेंटकॉम की जानिब से भी कहा गया कि सदर ट्रंप ने ये हिदायत जारी की हैं कि ईरान पर फ़ज़ाई हमले तेज़ कर दिए जाए, जबकि ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। पहले तो अमरीका ईरान पर फ़ज़ाई हमले कर रहा था, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा था। अब जो है समंदरी पानी को मीठा करने वाले जो वाटर प्लांट्स हैं उनको अमरीका की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है और ईरान भी जवाबी कार्रवाई करते हुए जो अरब ममालिक में डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं उनको निशाना बना रहा है। ये निहायत खतरनाक सिचुएशन जो है वो बनती जा रही है। इस पर भी प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या खिता जो है वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। इस सारे सिनेरियो को भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान की बंदरगाहें इस वक्त काफ़ी मरकज़ निगाह बनी हुई हैं और इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान मुआशी लिहाज से स्टेबल होने जा रहा है, क्या मुआशी लिहाज से पेशरफ्त होने जा रही है, इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमरीका ईरान के दरमियान एक दूसरे पर हमला करने का सिलसिला जारी है। अमरीका जहां ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान भी जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है और सेंटकॉम का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ उर्दन में अमरीकी फौजियों पर हमला करने वाली ईरानी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है और सदर ट्रंप की जानिब से ये हिदायत भी दी गई हैं कि ईरान पर हमले तेज़ कर दिए जाएँ। सूरत हाल क्या बन रही है, इस बारे मामले पर बात करते हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सईद काजी सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं सूरत हाल जो है वो? ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, खिता जंग की लपेट में आता जा रहा है। जिस तरह से सदर ट्रंप ने आज हिदायत जारी की हैं कि ईरान पर हमले तेज कर दिए जाएं, तो क्या लगता है आपको हालात किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब एंड इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। ज़ैनब साहबा, मेरे ख्याल में हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त जो है जो दोनों कॉम्बेटेंट्स हैं अमेरिका और ईरान, वो हालात को कंट्रोल नहीं कर रहे बल्कि हालात उनके एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। 6 जुलाई को जो ईरान ने कतरी और सऊदी जहाज़ों को रोका था, ये उसकी इम्प्लीकेशन है और अमेरिका ने उस मौके का फ़ायदा उठा के या उस गलती का फ़ायदा उठा के उन्होंने इस जंग में इसका एंटे बढ़ा दिया है और रोजाना वो जो है अब आज 8वां दिन है कि वो कॉन्टिन्यूस अटैक कर रही है। लेकिन अगर आप इनको मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो इन अटैक्स का कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जितनी बीटिंग वो ईरान की कर रहे हैं, ईरान उतना ही नुकसान उनका या उनके हलीफों का कर रहा है। दूसरा, लग नहीं रहा कि ईरान की जो फ्रंट ऑफ अमेरिका वो वीक हो रही है। सो मेरे ख्याल में ये एक यूजलेस वॉर शुरू हो चुकी है जिसका कोई हल नहीं है। ना अमेरिका ये जंग है और ना ईरान जो है वो क्या कहते हैं इस जंग में विक्टर के तौर पे अब बाहर निकलेगा। सो मेरे ख्याल में अब सूनर और लेटर 4-5 दिन के बाद जो है जो मीडिएटर्स हैं उनको बीच में बुला लिया जाएगा और फिर पाकिस्तान और कुछ चंद ममालिक मिलके पीस की तरफ इन दोनों को लेके जाएंगे। एयर मार्शल साहब, सर ये फरमाइएगा कि आपका ख्याल है कि 4-5 दिनों तक बात अमन की तरफ जाएगी, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है और अमरीकी फ़ौजियों की जो हलाकत है, अगर आप उसको देखें तो अब तक कुल 16 अमरीकी फ़ौजी जो है इस जंग में हलाक हो चुके हैं और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पेंटागन को भी कहा है कि हमले तेज़ किए जाएँ। तो आप क्या समझते हैं कि ये इन हलाकतों के बाद जब हमले भी तेज़ होंगे, फ़ज़ाई हमले भी शदीद होंगे, तो फिर मीडिएटर क्या किरदार अदा कर सकेंगे सर? इमरान साहब देखिए, अगर हमले तेज होंगे तो ईरान की साइड के ऊपर भी कैजुअल्टीज होंगी। जब ईरान की साइड पे कैजुअल्टीज होंगी तो ईरान भी मजबूर होगा कि वो भी इस तरह के टारगेट से अटैक करे कि अमेरिकन कैजुअल्टीज हों। सो ये तो एक टिट फॉर टैट है जो चल रहा है। देखिए, मेरे ख्याल में अमेरिका और इजराइल ने इस्लामाबाद MOU साइन होने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी को बदला और जहां पहले सिर्फ एक ही थिएटर ऑफ वॉर था जो कि ईरान था, उन्होंने 2 थिएटर ऑफ वॉर कर दिए। ईरान और लेबनान को उन्होंने अलग कर दिया। ईरान थिएटर को अमेरिका देख रहा है और वो इंश्योर कर रहा है कि जो वर्ल्ड मीडिया है या दुनिया की सारे ममालिक जो है वो ईरान US कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान उनकी तवज्जो मबजूल रहे। जबकि दूसरी तरफ जो है इजराइल जो है वो
लेबनान थिएटर को देख रहे हैं और वहाँ वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, गाजा और पैलेस्टाइन, इन सारी जगहों के ऊपर वो अपनी इंग्रेस कर रहा है। और जो उसका इनिशियल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था ऑफ अ ग्रेटर इजराइल, वो उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वो अपनी बाउंड्री को या बढ़ाता चला जा रहा है। सो ये जो हम अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये जो शिद्दत देख रहे हैं, ये बाय डिजाइन है, बाय डिफॉल्ट नहीं है। सो मेरे ख्याल में सूनर और लेटर जब अमेरिकन कैजुअलिटीज होंगी तो इंटरनल प्रेशर डेवलप होगा, जो कि ऑलरेडी है, क्योंकि ये पहली जंग है इमरान साहब अमेरिका में जो अमेरिकन पब्लिक जिसको अप्रूव नहीं कर रही। सो सूनर और लेटर अमेरिकन पीस। सर आपकी तरफ दोबारा काजी साहब ये फरमाइएगा कि आपने एयर मार्शल साहब की सारी गुफ्तगू सुनी, लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं मुश्तबा खामनेई साहब, उन्होंने तो फौजी काम को खबरदार कर दिया है कि सूरत हाल यही रही तो मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसके वहाँ पे दुबई में, अबू धाबी में, एयरपोर्ट्स में जबल अली और फजीरा की बंदरगाहों को भी निशाना बनाया जाएगा। तो क्या इस तरह से जंग का दायरा कार वसी नहीं हो जाएगा? एक बात जो एयर मार्शल साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट कही है, मैं उस पर थोड़ा और बात बढ़ाना चाहता हूँ कि हालात को ये कंट्रोल, हालात को ईरान या अमेरिका कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि मैं अमेरिका को ज़्यादा कहूँगा कि अमेरिका को हालात कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका की अंदर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो डिवीजन्स हैं, अमेरिका के अंदर जो इसकी पॉलिटिकल इसकी कंसिडरेशंस हैं, ये जो इसका ये ट्रंप साहब बड़े मुश्किल में हैं। ट्रंप साहब पर अभी ये उनके वाशगाफ अंदाज में उनके बहुत से मीडिया कह चुका है कि अगला इलेक्शन में ये अगर हारते हैं तो ये केसेस तैयार हैं इन पर, और बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल उन्होंने बंगलिंग की है और बड़ा फ़ायदा उठाया है। उनकी जो वर्थ है इस दफ़ा डबल हो चुकी है उससे। तो जो ये अब हालात के यानी, और फिर मेक अमेरिका ग्रेट का जो एक खाम ख्याल था, उसकी वजह यह है कि यार सारी आपने मैन्युफैक्चरिंग उठा के चाइना में अमेरिकी सरमाएदारों ने फेंक दी प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है ना। जो सरमाएदार है या जो इंडस्ट्री, वो विजन तो नहीं होता कि वो मुल्क के लिए सोच रहे हैं, वो प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं। तो अब पहले उसने कहा जी टैरिफ के ज़रिए इसको अजीम बनाओ, अब जंग के ज़रिए अजीम बनाना चाहता है। अब जो फाइनेंशियल सिंडिकेट हैं अमेरिका में जो बैठे हुए हैं, वो कहते हैं यार जिस तरीके से हमने कब्ज़ा किया लिबिया पर, इधर इराक पर, अब ईरान के तेल को भी हम ले लें। तो ये एक मैडनेस है जिसे कहते हैं ना, मैन एट द ब्रिंक ऑफ अ प्रेसिपिस स्टॉप्स रीजनिंग। जो आज अमेरिका की रूलिंग क्लास को अगर हम देखें, और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि जिस तरीके से बड़े लोगों ने कहा था, और हम अभी से पहले बात कर रहे थे कि एक तो रियासत तेज़ी से मतरूक हो रही है और इंडिविजुअल जो है वो रियासत उसके ताबे हो गई है। दूसरा ये कि उनकी डर्टी लड़ाइयाँ हैं। तीसरा ये कि सरमाए का खेल है, सरमाए की लड़ाई हो रही है। चौथी बात ये कि ये जो 5 ठेकेदार हैं बड़े असले के, जो बेसिकली पेंटागन को भी एडवाइस करते हैं। तो ये एक ऐसा, मुझे लगता है कि ना वो जंग अफोर्ड कर सकता है ना वो अमन अफोर्ड कर सकते हैं। जो ट्रंप साहब है वो जंग भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, सईद काजी साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही है। एयर मार्शल रिटायर्ड साहब, आपसे जिस तरह से आपने भी बात की कि ये पहली जंग है जिसको इवन अमरीकी पब्लिक भी अप्रूव नहीं कर रही, अब ये भी खबरें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो अमरीकी फौजी ताकत है वो बेबस हो चुकी है ईरानी मनसूबाबंदी के आगे, और इवन रूसी मीडिया का कहना है कि ईरान ने अमरीकी दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल कर अहदाफ को ठीक ठाक निशाना बनाया है, और ख़ुद अमरीकी हुक्काम भी कह रहे हैं कि अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को चकमा देने की सलाहियत ईरान के पास मौजूद है। तो क्या लगता है ईरान को रूस और चीन टेक्नोलॉजी के लिहाज से मदद कर रहे हैं, इसी वजह से ईरान की ताकत में इजाफा हो रहा है फ़ज़ाई लिहाज से और हर एतबार से? देखिए, ईरान की जो कैपेबिलिटी है ज़ैनब साहिबा, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस और चीन ने उसकी बहुत मदद की है सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स और ड्रोन्स बनाने में, लेकिन उनकी जो ज्यादातर कैपेबिलिटी है ना वो इंडिजिनस है। इसी वजह से वो इस जंग को सस्टेन कर रहे हैं, और इस जंग में इतनी डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद वो जो है ना, क्या कहते हैं, उनकी कैपेबिलिटी में कमी नहीं आ रही, क्योंकि वो अपने मुल्क के अंदर ये दोनों चीजें बना रहे हैं। सो इनिशियली यस, चाइना और रूस ने उनकी बहुत मदद की थी, लेकिन अब ईरान जो है अपनी यानी कि उसकी अपनी सलाहियत है और वो इन सलाहियतों का बहुत अच्छा मुजाहरा कर रहा है, ये इंश्योर करके कि क्या कहते हैं कि उसने वो जो आयरन डोम सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी दुनिया में इतनी धाक थी, उस सिस्टम को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। पिछले 3 दिनों में अगर आप ज़ैनब साहिबा देखें तो खासतौर पे जॉर्डन में
और कुवैत में जो अटैक्स हुए हैं, बल्कि मैं इसके अंदर ऐड करूंगा जो सऊदी अरेबिया के अंदर भी जो अटैक हुआ है, उसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। सऊदी अरेबिया में अमेरिका मान गया है कि उसका एक एवैक जो E3 सेंट्री एयरक्राफ्ट था, जो कि बहुत महंगा और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है, वो तबाह हुआ है, और 2 से 3 रिफ्यूलर्स, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स जो हैं उनके वो तबाह हो गए। ये एक बहुत बड़ा डैमेज है, ये कई बिलियन डॉलर्स का डैमेज है। सेकेंडली हम ये देख रहे हैं कि जॉर्डन के अंदर और कुवैत के अंदर जो उनके बेसिस के ऊपर द नंबर ऑफ मिसाइल्स जिस सक्सेस से गिरे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनके जितने इंटरसेप्टर्स थे जो इस आयरन डोम का हिस्सा थे, वो अब इतने सक्सेसफुल नहीं रहे या उनकी क्वांटिटी इतनी नहीं रही। सो ईरान ने अपनी आला स्ट्रेटजी और चीप टैक्टिक्स के साथ उन्होंने अमेरिका के एक बहुत ही जो ऐसे सिस्टम को जिसकी धाक पूरी दुनिया में थी, उसको शिकस्त फाश दी। सर एयर मार्शल साहब, ये फरमाइएगा कि आपने अभी ये जो सऊदीया पे हमले की बात की, तो ये भी खबरें हैं कि हौसियों ने ये हमले ईरान के इमा पर किए, तो ये क्या वजह है, ईरान ने सऊदीया पे ये हमले क्यों करवाए या क्यों किए, या कि इसकी आखिर वजह क्या है? देखिए, सऊदी अरेबिया ने ना यमन के ऊपर एक एयर एम्बार्गो लगाया हुआ है। जब आयतुल्लाह अली खamenei साहब की क्या कहते हैं ये आखिरी रसूमात हो रही थी, तो ईरान ने अपना एक जहाज भेजा था, और यहाँ से जो हूथीज हैं, जो उनके प्रॉक्सीज हैं, उनका एक बहुत सीनियर डेलीगेशन जो है वो तेहरान गया था उस जनाजे के अंदर शिरकत करने के लिए। जब वो सारी रसूमात मुकम्मल हो गई, तो वही जहाज उनको वापस लेकर आ रहा था, और जब वो वापस लेकर आ रहा था तो उस वक्त सऊदीया ने उस जहाज को लैंड करने से मना कर दिया है, और उन्होंने सना एयरपोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से क्या कहते हैं उस जहाज को किसी और जगह लैंड करना पड़ा। सो मेरे ख्याल में जो सऊदीया के ऊपर जिस अटैक की आप बात कर रहे हैं, वो एक रिटेलिएटरी अटैक था, जिसको जो मेरे ख्याल सऊदीया को यमन और तेहरान की तरफ से ये मैसेज देना था कि हम आपके साथ कोई झगड़ा नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपने हमारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट को हिट किया तो हम आपको भी हिट करने में कोई कबाहत महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उसके बाद देखेंगे, उस अटैक के बाद से हालात संभल गए हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने खासतौर पे बीच में पड़ के हालात को नॉर्मलाइज किया है, और दोनों पार्टीज को समझाया है कि अगर आप लोगों ने ये तीसरा फ्रंट खोलने की कोशिश की तो किसी के भी फायदे में ये चीज नहीं होगी। सो आप देखते हैं कि सऊदीया ने भी और यमन दोनों ने एक एक कदम पीछे लिया है, और अब इन दोनों के दरमियान कोई जंग नहीं हो रही। अच्छा काश साहब, आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगा, आपने एयर मार्शल साहब की सारी गुफ्तगू सुनी, सऊदीया के और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं, उनके फील्ड मार्शल साहब से जो जिस तरह के मामलात हैं, या वज़ीर आज़म से, शरीफ बरादरान से, और जिस तरह से हरमैन शरीफैन की वजह से हर पाकिस्तान का दिल भी सऊदीया के साथ धड़कता है। वहाँ हमारे लड़ाका तैयारे भी मौजूद हैं, फ़ौजी भी मौजूद हैं, तो इस सारे सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि अगर ईरान बराह रास्त सऊदीया को इन्वॉल्व करेगा इस जंग में, तो पाकिस्तान और सऊदीया के दफाई मुआहदे की वजह से ईरान फंस नहीं जाएगा? मेरे ख्याल में ईरान इस तरह के माज नहीं खोलेगा, वो सऊदी अरब के साथ वो माज नहीं खोलेगा। उसने हमारा कंट्रीब्यूशन भी देखा है, और हम भी चाहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी लंबी सरहद है ईरान के साथ, हम किसी किस्म का पहले ही हम बड़े बुरी तरह फंसे हुए हैं, एक तरफ इंडिया एक तरफ अफगानिस्तान है, तो उधर हमें अमन चाहिए। देखिए, हमारा मफाद इसमें है और पूरी दुनिया का मफाद इसमें है। खलीज का खित्ता एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, वहाँ चाइना प्लस रशिया रिप्लेस कर रहा है उसके इन्फ्लुएंस को, और वहाँ के जो बासी और जो मुल्क हैं उनको दो एहसास हुए हैं। एक तो ये कि ये होता है ना, जो रेंट और डिफेंस वाला काम ठीक नहीं था ईरान और उनमें, क्या एक तो उन्हें ये एहसास हुआ कि अपने तौर पर, और दूसरा ये कि ये जो ट्रांजिशन है, अब जाहिर है एक कंपीरियल एरोगेंस भी है अमेरिका की, और एक जब भी इस तरह की एम्पायर्स जो हैं, अमेरिका एक लागर एम्पीरियलिज्म है, और लागर हो रहा है आए रोज़, इस तरह एयर मार्शल साहब भी फरमा रहे हैं। तो मगर ये कि हमारा मफाद इसमें है, पहला तो ये कि हमारी हतुल वसा कोशिश होगी, और
मेरा ख्याल यह है कि ईरान और सऊदी अरब डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा कोई ऐसा मास को ले या हमें मुश्किल में प्लेस करे, वेयर एज वी हैव बीन ट्राइंग एवरीथिंग कि भाई वो इस मुश्किल से निकलें। तो मेरे ख्याल में मुश्किल वक्त है, ये ट्रांजिशन तो होगा, ट्रांजिशन में रिप्लेस होगा यहाँ से अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की वो जो मैन्युफैक्चरिंग माइट थी वो ख़त्म हो गई है। बाकी जो उसका सारे एयर मार्शल साहब भी शायद एग्री करें कि जी अमेरिका हैज़ द बेस्ट आर्मी टू फाइट द 20th सेंचुरी वॉर, और ये जो नया आसिमेट्रिकल वार आई है या जो मिसाइल्स आ गए हैं या ये जो AI आ गई है, इसमें लगता है कि अमेरिकन पावर बड़ी हद तक, कुल्ली तौर पर तो नहीं कि एकदम वो वैनिश कर जाएगी, मौजूद है, लेकिन उसकी वो इफेक्टिविटी नहीं रही, और ये मेरे ख्याल में ईरान ने बड़ा इफेक्टिवली साबित कर दी है। एयर मार्शल साहब ये फरमाइएगा कि न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं ज़हरान ममदानी, उन्होंने तो एक बार फिर ये कह दिया है कि नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके साथ न्यूयॉर्क के कवानीन के मुताबिक सलूक होगा। तो क्या आप देखते हैं कि वहां पे नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है इमरान साहब। आई डोंट नो कि अमेरिका के अंदर जो है क्या कहते हैं, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं उनको कितनी इम्यूनिटी हासिल होती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक जो वारंट है वो नेतन्याहू साहब के खिलाफ है, और उनके अरेस्ट वारंट्स हैं। सो अगर ममदानी साहब जो हैं वो उनको अरेस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल पूरी दुनिया जो है वो ममदानी साहब के पीछे खड़ी होगी, और पूरी दुनिया बहुत खुश होगी, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त जो है नेतन्याहू और उसकी हरकतों से तंग आई हुई है। ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ही की वजह से है कि गल्फ, मिडल ईस्ट और ये जो पूरा रीजन है ये डिस्टेबलाइज हुआ हुआ है। और आप ये देखें कि जिस तरह मैंने आपसे पहले कह रहा था कि पिछले 6 हफ्तों में उन्होंने 4 ममालिक के अंदर इजराइल ने जमीन के ऊपर कब्जा किया है। सो मेरे ख्याल में अगर ममदानी साहब इस अपने थ्रेट के ऊपर अमल करते हैं तो उनको पूरी दुनिया में बहुत लोग उनके इस एक्ट की तारीफ करेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा, जिस तरह से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की खिलाफ वर्जी की गई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, इस पर सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई की जानिब से भी बयान दिया गया। उन्होंने कहा है कि मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी से महसूस होता है कि अमेरिकी सदर के दस्तखत बेवकूफ़ हो चुके हैं। और साथ ही साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक रिपोर्ट की है, उसमें कहा गया है कि ईरान के पास अब भी मिसाइलों का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। तो चीन, और जिस तरह आप पहले बात भी कर रहे थे कि चीन और रशिया जितनी भी मदद करें, लेकिन ईरान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सलाहियत जो है, उसकी दिफाई सलाहियत काफी हद तक मजबूत हो रही है। तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा, किस हद तक आप समझते हैं कि मिसाइलों का जखीरा ईरान के पास अब भी मौजूद है, और कब तक ईरान जो है इस वॉर को एक्सटेंड करने की सलाहियत रखता है? देखिए, ईरान ने जब 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी तो एक अंदाजे के मुताबिक उनके पास तकरीबन 5000 के करीब सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स थे, और उनके पास कोई 10 से 12,000 ड्रोन्स थे। मेरे ख्याल में कि अभी तक वो अपनी 50% भी कैपेबिलिटी को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, जिसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका उनके साथ एक प्रोलॉन्ग वॉर में जाता है तो उनके पास बगैर कोई नए वेपन्स बनाए बगैर वो मेरे ख्याल 1.5 से 2 महीने तक अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह पहले भी इसका जिक्र हुआ कि ईरान के अंदर इंडिजिनस कैपेबिलिटी बहुत है, और उन्होंने, क्योंकि उनको पता था पिछले 50 साल में कि उनके ऊपर ये जंग आने वाली है, तो उन्होंने ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा तैयारी करके रखी हुई है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ऑल्दो उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसाइल्स इस्तेमाल कर दिए, लेकिन अभी भी वो एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करने के लिए नंबर ऑफ मिसाइल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे, और ना ही वो नंबर ऑफ ड्रोन्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और वो इन दोनों के अंदर वो जिसको कहते हैं एक झुंड को एक ही शेप में दोनों को भेजते हैं, ताकि या तो बहुत ज्यादा इंटरसेप्टर्स फायर हो एयर डिफेंस सिस्टम या आयरन डोम की तरफ से, या अगर वो
सेलेक्टिव टारगेटिंग करते हैं एसएसएम्स की और ड्रोन्स की, तो जो मोर देन 50 to 60% जो मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो फिर एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर जाते हैं। बिल्कुल, ईरान के पास इंडिजिनस कैपेबिलिटी मौजूद है और ईरान पहले भी तैयार था कि अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो यकीनी तौर पर जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े मौसर अंदाज से सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अरब ममालिक में वाटर प्लांट्स की तबाही किसी भी दूसरे नुकसान से ज्यादा खतरनाक है, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, अमरीका ईरान के दरमियान सूरत हाल तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। अमरीका की जानिब से अब ईरान पर हमला करने की स्ट्रैटेजी और कुछ हरबे जो हैं वो मुख्तलिफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब ये खबरें आ रही हैं कि समंदरी पानी मीठा बनाने वाले जो प्लांट्स हैं उनको अमरीका की जानिब से टारगेट किया जा रहा है, जबकि ईरान भी जवाबी कार्रवाई करते हुए खलीजी ममालिक में डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बना रहा है। इस सारे मामले को हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सईद काजी, सीनियर तज्जियाकार हैं, और इमरान साहब भी इसमें हमारे साथ रहेंगे। सईद काजी साहब, सबसे पहले आपसे कमेंट लेंगे, क्या लगता है आपको जो सिचुएशन बन रही है, ईरान भी जाहिर है जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है और ये जिस तरह से मीठा पानी बनाने वाले प्लांट्स को टारगेट किया जा रहा है और खलीजी ममालिक में जो प्लांट्स हैं उनको टारगेट करना, क्या लगता है आपको कितनी खतरनाक सूरत हाल बन सकती है आगे जाके? देखिए, ज़्यादा ख़तरा तो खलीजी ममालिक को है, ईरान के भी हैं लेकिन ईरान के और वाटर सोर्सेज भी हैं, लेकिन कुवैत पर जो हमला हुआ है वो बड़ा डेंजरस है और इसके अलावा बाकी खलीजी ममालिक के पास कोई और सोर्स नहीं है, वो समंदरी पानी को ही ट्रीट करते हैं। और इवन दुबई का बहुत बड़ा इशू बन सकता है। और फिर ये कि वहाँ पे जो दूसरा मामला है कि वहाँ पानी स्टोर करने की चंद दिनों का पानी स्टोर, दुबई की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है, वो कुछ ज़्यादा टाइम कर सकता है। बाकी दूसरे मुल्क जो है वहाँ तो पानी स्टोर करने की जो उनकी सलाहियत है वो भी कम है। लेकिन ये है कि इस जंग को फैला दिया है ईरान ने, और ईरान ने भी कह दिया है कि भाई अब MOU से बिल्कुल ही वो उसको सस्पेंड कर दिया उन्होंने। फिर जॉर्डन तक वो चले गए, हमला किया उन्होंने, अमेरिकी फ़ौजी मरने शुरू हो गए हैं। तो डेस्पिरेशन है ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका। लेकिन काजी साहब देखें, इसमें अमेरिका ईरान जंग पे भी बात करेंगे, लेकिन ये जो पानी वाला मामला है देखें ये बड़ा सीरियस है। अगर आप देखें कुवैत से लेके अमारात तक की बात करें तो 400 से ज़ायद जो हैं वो वाटर प्लांट्स मौजूद हैं। कुवैत अपना 90%, ओमान अपना 86%, सऊदीया 70% पानी इन्हीं प्लांट से लेता है। अब सवाल ये है कि अगरचे ईरान के पास मज़ीद रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन ईरान ने तो कह रखा है कि हम पे जिस तरह का हमला होगा हम उसी तरह का जवाब देंगे। तो क्या आप नहीं समझते कि अगर अमेरिका ईरान के प्लांट्स पे को हमले ना करे तो फिर अरब प्यासा रहने से बच सकता है ईरान भी फिर इन प्लांट्स पे हमला नहीं करेगा? देखें, अगर आप उनके सिविलियन टारगेट्स कर रहे हैं, मतलब जो पुल है, ब्रिज है, जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक आप अगर कोई पुल फौजी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो तो आपका लेजिटिमेट टारगेट जंग में बनता है। मगर जितने पुल इन्होंने निशाना बनाए हैं वो तो शहरों को जोड़ने वाले हैं, और दूसरी तरफ वो ओपनली वो कह रहा है कि ये तो जंगी जराइम है ना, जो ट्रंप कह रहा है, खुद कमिट मान रहा है कि भाई ये। और मैं आपको ये भी बात बताऊं, अगर ये हो गई ना, ये जो मिड टर्म इलेक्शन ये हार गया तो मुमकिन है इस पे केस भी बन जाए। एक तो आज फिर इसका करप्शन का एक केस आया थे, जो डेमोक्रेट्स ने बताया कि लाइब्रेरी के पैसे में घपला दाएं बाएं किया इसने, तो वो एक तो वो खैर उसका वो अंदर का मामला है। मगर सवाल ये है कि जब आप ईरान की तमाम जो सिविलियन उसको टारगेट करेंगे तो अब जहाँ पे आप जॉर्डन में जिस जगह पे अमेरिकी बेस है वो अमेरिका है, वो जॉर्डन नहीं है। इसी तरीके से जहाँ अमेरिकी फ़ौजी मौजूद हैं या उसकी बेसिस मौजूद हैं या जहाँ से वो अपने मिलिट्री एसेट इस्तेमाल करके ईरान पे हमला करता है वो बाकायदा अमेरिका है। अच्छा काजी साहब, आप क्योंकि इंटरनेशनल जो सूरत हाल है उस पर गहरी नज़र रखते हैं, मुझे ये बताइएगा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदीया, पाकिस्तान और तुर्किया जो है वो सैफ अफ्रीकी दफाई मुआहदा जो है उसका मुसवदा तैयार कर रहे हैं। अब ये जो डिफेंस मुआहदों की बात हो रही है और फिर ये देखें कि जो अमेरिका की सूरत हाल है, जैसे आपने अभी खुद फरमाया कि जहाँ पे अमेरिकी अड्डा है वो कुवैत या सऊदीया नहीं है, वो अमेरिका है। तो अब तो कुवैत ने भी कह दिया कि जी आप अड्डे यहाँ से ले जाएं, दूसरे कई अरब ममालिक भी ये सोच रहे हैं। तो आप इस पूरे सिनेरियो को किस नज़र से देखते हैं?
देखिए, अमेरिका जो पहले एक सो कॉल्ड तहफ़्फ़ुज़ बना था, जो एक बहुत मुआहिदा था, बहुत मशहूर, 2 ब्यूरोक्रेट्स ने किया था यहाँ पे, वो अब उसका उलट हो गया। अब वो बजाय आपकी सिक्योरिटी के आपके लिए लाइबिलिटी बन गया, आपके लिए ख़तरा बन गया। ठीक है, अब ये है कि ये बात भी साबित हो गई है कि अमेरिका अपने इन इत्तेहादियों का दिफा नहीं कर सकता। जो वारफेयर तब्दील हुआ है और ये जो आसिमेट्रिकल वार जिसे आप कहते हैं जो आई है, और ये जो रवायती जंग तो अब नहीं रही ना, अब तो टैंकों की चढ़ाई नहीं होती, अब आप ग्राउंड, अब वो कह रहे हैं कि वो अगर उसने किसी एक जजीरे पर भी वो गया तो लातादाद कैजुअल्टीज़ होंगी अमेरिका की, इसलिए वो नहीं कुछ कर रहा। तो सवाल ये है कि वो अमेरिका जो सदर साहब हैं, अब उनको मुसीबत पड़ी हुई, वो तकसीम है। एक तरफ उनकी जो सियोनी लाबी का प्रेशर उन पे, एक तरफ उनकी अपनी जो पॉलिटिकल सर्वाइवल का मसला है, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आप ट्रंप को देखें तो ट्रंप इस वक्त कोई एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं नज़र आता। वो जब इवन प्रेस से बात करता है तो वो, आपको याद है लास्ट टाइम उसने जो ज़ेलेंस्की को प्यूटन कह के बुलाया था, ईरान को जापान कह दिया था। तो मौसूफ की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि इतनी बहुत बड़ी वार मशीन एक आदमी के अगर थंब नेल के नीचे है। मेरा ख्याल ये है कि ये बात परेशानी के लिए होगी, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। ख़बरें ये भी आई थी कि उन्होंने जो न्यूक्लियर बटन है वो मुबैना तौर पर उस पे जो इख्तियार है ट्रंप साहब का, उस बिल्कुल इंटरनल एक्सटर्नल जाहिर है मुश्किलात मौजूद हैं सदर ट्रंप के लिए। काजी साहब बिल्कुल दुरुस्त बात आपने कही है। इमरान साहब, आपसे भी जानना जरूरी है, जिस तरह से आप पहले बात कर रहे थे कि दिफाई मुआहदे हो रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के पाकिस्तान के साथ, अब ये भी खबरें आ रही है कि कुवैत और बहरीन भी पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे करने के ख्वाह हैं, और उर्दन पाकिस्तान से असलहे और फौजी तरबियत का ख्वाहिशमंद है। तो इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा, ये कितना अहम और मुस्बत है पाकिस्तान के लिए? ज़ैनब, देखिए बात यह है कि मार्का हक और बुनियानुल मसूस में जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया को दबरकुट लगाई, और जिस तरह से आपने देखे कि तमाम पहलुओं में पाकिस्तान को इसमें फतह हुई, तो इससे पहले दुनिया जो है उसको इस बात का शायद पूरी तरह अंदाज़ा नहीं था। हम एटमी कुव्वत तो थे, वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत थे, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि हम अपने से 6 गुना दुश्मन का ये हाल करेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकल लोगों ने इस वक्त देखा, जब हमने मार के हक में, बनियानुल मसूस में हमारे शाहीन हों, उन्होंने हमारी नेवी, हमारी फ़ौज, सब ने जब चारों खाने चित किया दुश्मन को, और आप देखें कि कैसे उनकी पिटाई की, तो उसके बाद दुनिया को पता चला कि साइबर वार से लेके तो एयर डिफेंस तक हर जगह में पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 है। और फिर चाइना की टेक्नोलॉजी, उसमें हमारा जो अबूर है, उस तरह से फिर हमारे जो जहाज़ हैं, तो ये सारी चीज़ों ने दुनिया को फिर पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो किया। तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में पाकिस्तान को ये जो फतह हुई है, मैं ये समझता हूँ कि इसने पूरी दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ तब्दील कर दिया। लिहाजा ये जो सूरत हाल है, ये मुआहदे होंगे, बहुत सारे मुल्क चाहते हैं। ख़ास तौर पे ये जो आपने अभी कुवैत की या बहरीन की बात की, तो इस वक्त बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनकी ये ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान के साथ इस तरह के मुआहदे हों। लेकिन काजी साहब, मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि ये जो तुर्किया, पाकिस्तान और बहरीन, जो मैंने आपसे पहले गुजारिश की है, पाकिस्तान के साथ मुआहदा करना चाहते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे और भी मुल्क हैं, क्या आप ये समझते हैं, मिस्र का भी नाम आता है, क्या आप ये समझते हैं कि ये मुआहदे मुस्तक़बिल करीब में हो जाएंगे, और इससे पाकिस्तान का जो मुकाम है आलमी सतह पर, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेंसिटिविटीज़ है। बयक वक्त वो अमेरिका और पाकिस्तान के साथ मुआहदा नहीं रख सकते। अब बात यह है कि हम एक हमारे इन्फ्लुएंस की वजह से अभी बहुत बड़ा कोई महाज सऊदी अरब और ईरान के दरमियान नहीं खुल रहा। ईरान भी हमारा हमसाया और ब्रादर इस्लामी मुल्क है, और सऊदी अरब तो खैर हमारी एक सेंसिटिविटी, बल्कि हमारी रेड लाइन भी है। तो इसलिए ये एक टिकट में 2 शो नहीं चलेंगे। अब बात यह है कि ये स्टेट्स इतनी वीक हैं, इन्होंने इनका अपना तो पैसे वैसे ही हैं, उनके पैसे भी सारे इनके वेस्ट के बैंकों में पड़े हुए हैं। बहरीन के इस कतर के सारे पैसे, इन्वेस्टमेंट जो है वो यूरोप और अमेरिका में हुई है। तो अगर वो हमसे ये मुआहदा करना चाहते हैं तो वो फिर साथ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका
अगर उनके अड्डों पर बैठकर हमला करता है ईरान पर और ईरान जवाबी उन पर हमला करता है, एंड वी आर इन सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट विद देम, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा, आप समझ रहे हैं ना, बड़ा डाइसी है, ये बड़ा क्रिटिकल है। तो इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने ये साबित किया, आपने दुरुस्त फरमाया कि हमने मिलिटरीली हमने साबित किया है कि ये हम उनका दिफा बड़ा दुरुस्त तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चॉइस करना पड़ेगा। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की बंदरगाहें आलमी तिजारत का मरकज बन गई, ट्रांसशिपमेंट के लिए जहाज लंगर अंदाज होने लगे। इस मामले पर बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान की तमाम बंदरगाहें इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बन गई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, कतर और चीन की जानिब से पोर्ट में $12 अरब की नई सरमायाकारी भी मुतवक्के है। इस सारे मामले पर बात करते हैं सईद मोहम्मद काजी साहब। सईद काजी साहब, बताइएगा क्या लगता है आपको, क्योंकि जिस तरह से हमने तुर्किया की बात की, कतर चीन जो है सरमायाकारी कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि रेकोडेक कंपनी भी पोर्ट में बराह रास्त $15 करोड़ की सरमायाकारी कर रही है। क्या पाकिस्तान की तमाम बंदरगाहें अब खिते में तिजारत का मरकज़ बनने जा रही? देखें, ये तो इल्म नजूम का सवाल किया आपने, लेकिन लॉर्ड केन्स ने एक बात कही थी, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो मसला ये है कि वो कब सरमायाकारी जो है वो डिलीवर करेगी, क्योंकि हमारे जो इशू है, जो बुनियादी तौर पर आपने बड़े नाजुक इशू की तरफ इशारा की है, हमारी आकलीज हील हमारी मैशत है, और मैशत में हमें बड़ी डायरली जो फॉरेन एक्सचेंज हमें चाहिए। अभी फिर हमारे दरवाजे पर मानसून दस्तक दे रहा है, और आज पिछले मानसून के जो अदाद शुमार सामने आए हैं, पिछले साल 2025 में 2,13,000 मकान बह गए, और लाइवलीहुड का जो था लाइव स्टॉक वो बह गया। तकरीबन 1400 देहात सिर्फ पंजाब में मुतासर हुए। तो वी डायरली नीड इट, बट आई डोंट थिंक कि जो हमारे देखें, एक तरफ तो हमारी आसलात हैं, मिसाल के तौर पर हमसे मिलिट्री इक्विपमेंट कुवैत भी लेना चाहता है, बहरीन भी लेना चाहता है, तुर्की भी हमारे साथ चाह रहा है, सब हमारी तरफ, मगर जो ये मैशत, अमूमी मैशत जो है हमारी, उस महाज पे हम बुरी तरीके से, अभी ये आयल की एक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई थी, और सुना है कि 2 टैंकर आए भी थे जो पाकिस्तान में शायद मुबैना तौर पर ऑफ लोड इसलिए नहीं हुए कि अमेरिका ने दोबारा से जो है वो पाबंदियाँ लगा दी हैं, और हम उसकी वायोलेशन में नहीं जाना चाहते। तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी बहुत ज़्यादा कोई ऐसी रजाइयत की ज़रूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है जिस तरह हम लेकिन काजी साहब, गुजारिश ये है कि आप क्योंकि मैशत पे गहरी नज़र रखते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो वो कहते हैं ना, बड़ा शोर सुनते हैं पहलू में दिल का, तो ट्रांसशिपमेंट के हवाले से हमें बड़ी खुशखबरियाँ आ रही हैं कि ख़ास तौर पे अमेरिका ईरान जंग के बाद आपने सूरत हाल जो देखी है, तो क्या वाकई ही ग्वादर पोर्ट हो या पोर्ट कासिम हो, ट्रांसशिपमेंट जो है उसका मरकज़ बनने जा रहे हैं? देखें, अगर अमन हो तो ये पाकिस्तान की जो प्लेसमेंट है जियोग्राफिकल, वो तो एक गोल्ड माइन है हमारे लिए। हम देखें, उधर चाबहार जो है वो एक्टिव हो जाए, इधर गवादर एक्टिव हो जाए, और ये जो वन रोड वन बेल्ट है, यहाँ से आगे निकले तो हम क्या से क्या नहीं कर सकते। नहीं, माहिरीन तो कहते हैं कि दुबई की छुट्टी हो जाएगी, आपका ये सारा अमल हो, जिस पे आप बात कर रहे हैं इस पे अमल हो गया। तो देखें, बात यह है कि आपकी इंटरनल कैपेबिलिटी का बड़ा इशू है। आपकी ब्यूरोक्रेसी में सारी पिछले 50-60 सालों, जितने 30-40 साल कह लें, एक ही है कि जी वो कर्जा मिल गया तो हम बगले में जा रहे हैं। देखिए, हम कहाँ अपने, आज मैं अभी आपसे बात कर रहा था, मैं अभी थोड़े से फिगर निकाले मैंने वियतनाम के, मैं हैरान रह गया कि $500 बिलियन की उन्होंने जो है वो कर ली है, अपनी एक्सपोर्ट कर ली है। हमारी एक्सपोर्ट या तो नीचे जा रही है या वहीं 20-25-30 बिलियन पे रुकी हुई है, और हमारे मेहनत कश अगर हमें बाहर से पैसे ना भेजें तो वो हमारी लाइफ लाइन है। तो बात यह है कि यहाँ पे ना कोई प्लानिंग है, ना कोई विजन है। यहाँ की इंटरनल पॉलिटिकल बिकरिंग की वजह से एक लॉन्ग टर्म सोच या विजन जो है उसका फुकदान है। एक विजन लेके आ जाते हैं एहसन इकबाल साहब, और वो कहते हैं जी विजन 2030 हैं, और रह रहे होते हैं हम हॉरर 2026 में। तो ये है, इसलिए मैं समझता हूँ कि एक तो प्लानिंग नहीं है, दूसरी ये कि जो पॉलिटिकल यहाँ पे खींचातानी है वो उसकी वजह से ये हर किसी को अपनी पड़ी हुई है यहाँ हुक्मरानी। अच्छा काजी साहब, एक सवाल जो मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी भी जानना चाहता है, और मैं भी आज इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप अक्सर रोते हैं जी पाकिस्तानी मुआशरत ठीक नहीं है, ठीक नहीं। अभी मैं फिगर्स देख रहा था, इदारा शुमारियात जो सरकारी इदारा है ना, मैं और आप तो नहीं है, उनके फिगर्स के मुताबिक
जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान में, पिछले साल इनकी जो इंपोर्ट है, मैं स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ, सरकारी इंपोर्ट, स्मगलिंग को इसके अलग कर दें, वो एक साल पहले की निस्बत उसमें 26.8% इजाफा हुआ है। हमने एक साल में 1.88 अरब रुपए के स्मार्टफोन इंपोर्ट किए हैं। तुसी कहते हो पैसे नहीं है, गए थे अरबां रुपए के फोन आ रहे हैं। देखिए अब आप देखें ना, अभी पिछले दिनों में क्या फिगर आई थी कि 8,500 रुपये जो पाकिस्तानी कमाता है वो पॉवर्टी लाइन में नहीं है। मैं इंडिया के देख रहा था, वो इससे भी ज़्यादा रिडिकुलस है। इंडिया में PPP जिसे कहते हैं ना, प्राइस पावर पैरिटी, वो कहते हैं जी कि जो अमेरिका में चीज़ आती है $1 की, वो इंडिया में 21 रुपए की आती है, इंडियन 21, यानी, और उन्होंने यानी $3 पे अगर रखी है पॉवर्टी लाइन, तो 21 × 3 कितने बने, 62-63 $। तो बात यह है कि पैसा बहुत है। जब कोई यहाँ आपका बड़ा सरमायादार जिसकी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, वो ये आके और सियासतदान कहता है मुल्क बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है, तो मैं क्या क्यों है जनाब बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं, या जनाब को रात को खाने को रोटी नहीं है। बात यह है मुल्क जो है ना, वो जिस तरह मैंने एक दफ़ा, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, वो साहब नाराज़ भी बड़े होते हैं, जब वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था बड़ी लंबी हैवी कीमत बढ़ाई थी कि आज पाकिस्तान बच गया। मैं कहा हुजूर हमारा जो पाकिस्तान है वो तो लुट गया, आपके जो बच गया उससे हमारी मुलाकात ही करा दें। तो आप जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं उन्हें कोई खतरा नहीं, उन्हें कोई डर नहीं, उन्हें सत्ते खैरा ने उसकी सारे कॉन्टिनेंट्स में इतनी जायदादें और इतना पैसा है कि आप रहे नाम अल्लाह का। हाँ, जो मेरे जैसे बेचारे नीचे वाले हैं उनके पाकिस्तान हमेशा नाजुक हालात में ही रहता है। तो ये है, ये जो आपके यहाँ, लेकिन काजी साहब अगर थोड़ा हकायक को देखा जाए तो मुल्क नाजुक हालात से तो गुजर रहा है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि सऊदी अरब से $6.7 अरब के रियायती ऑयल फाइनेंसिंग पैकेज की दरख्वास्त की गई है। तो ये तो लग रहा है कि ज़ाहिर नाजुक हालात चल रहे हैं, इसी वजह से दरखास्तें की जा रही हैं इस किस्म की। क्या लगता है दरखास्त मंजूर कर ली जाएगी? अच्छा कैसे, इसमें एक बात और भी शामिल कर लें, ये तो ऑयल की बात है, साथ ये भी खबरें हैं कि 15 साल के लिए सऊदी अरब से ये दरख्वास्त की गई है कि 1% पे हमें $7 अरब दे दिए जाए, और सुने सऊदीया देने को भी तैयार। अब इसको जरा उलट करके देखें। हाँ जी, हम 15 साल हम ये कह रहे हैं कि 15 साल असी पैरा तो नहीं खिलौना, तुसी सानू दोगे। मतलब है यार, देखें आपके मुल्क की इंट्रिंसिक अंदर की ताकत होनी चाहिए ना, आपके अंदर आप एक्सटर्नल वो देगा वो दे देगा वो दे देगा, यही चल रहा है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जो इस वक्त सबसे बड़ा, उसका कद बड़ा है, डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली स्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी हुई है, मगर उसकी मैशत जो है वो इंतहाई नाजुक है, और जिन हाथों में है मुझे उन हाथों पर कुछ ज़्यादा एतबार नहीं है। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। हाँ, ये बाजू हमें कुटते हैं कि फिर इसका हल क्या है, मईशत ठीक कैसे होगी? अच्छा मुझे आप ये बात बताएं, कल मैं एक सियासतदान को सुन रहा था, मेरा दोस्त है, मैं उसका नाम भी नहीं लेता, वो कहते यार देखो आप हमें क्यों कहते हैं कि हम डकैती, मैं तो नहीं कहता, वो किसी और को कह रहे थे जिसने कहा कि जी सरकार या कोई लोग डकैती करते। बात ये है कि UNDP के मुताबिक कोई तकरीबन 20-22 बिलियन डॉलर में ये जो आपने गाड़ी, कल जिसका दिफा कर रहे थे किबला हमारे सेनेट के चेयरमैन, वो जो गाड़ी पता नहीं कितने करोड़ की थी, कोई लोड़ है? हालत हमारी ये, जिस तरह तुमने और हमने मैशत चलाई है, सईद काजी को गाड़ी पे नहीं खोती पे बैठ के जाना चाहिए, जो आपने इस मुल्क के साथ किया है। ठीक है, तो 20-22 बिलियन डॉलर जो है, ये जो आपको UNDP के मुताबिक, डॉक्टर हफीज पाशा साहब की अपनी स्टडी के मुताबिक जो आप इशराफियों को खिला देते हैं, और यार आप 2-3 बिलियन के लिए टके के जो IMF और वर्ल्ड बैंक के मुलाजिम हैं उनके सामने ऐसे बैठे होते हैं। कभी देखा है हिसाबदार साहब को बैठे हुए, जैसे जो स्कूल टीचर के सामने बच्चा बैठा होता है? तो भाई ये अगर आप यहाँ के ये इनकी पक्ष खत्म करें, ये मुझे बताएं ये 85-90% पेंशन क्या होती है? इधर आप मेहनत कश की पेंशन को खत्म करना चाहते हैं, उधर आप जो रिटायरमेंट के बाद जो टॉप की ब्यूरोक्रेसी है, अब मैं क्या नाम लूं, उनको जो प्लाट कितने का मिलता है, और वो तो ये पक्ष खत्म करें, इंटरनल अपने हालात ठीक करें, हमें किसी के पैसे नहीं चाहिए। हम ये 22 बिलियन डॉलर में सेव करके एक हमारी 10 बंदों से ज्यादा कैबिनेट नहीं होनी चाहिए। देखें ना आप बाकी मुल्कों को देखें तो गड्डियां। अच्छा मुझे बताएं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आती है कि जी आपकी गलत प्लानिंग की वजह से जो हमारे 3 प्रोजेक्ट थे उसमें हमें कितना नुकसान हुआ, पता नहीं कितने ट्रिलियन का नुकसान हो गया। तो मैंने कहा यार प्लानिंग कमीशन का बजट तो निकालो, तो वो था 26 अरब का। मैं कहा जरूर ये काम तो मैं मुफ्त में कर देता, इतना नुकसान तो मैं मुफ्त में कर देता। तो मैं समझता हूँ कि वी शुड पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। और अगर इस मुल्क में बेपनाह दौलत है, इस मुल्क में बहुत वसाइल हैं, इस मुल्क में बड़े लायक लोग हैं, लेकिन नलायकां दे हत्थे चढ़े हैं।
बिल्कुल सही बात है, वसाइल मौजूद हैं और बिल्कुल काजी साहब आपने कि कर्ज़ों की बुनियाद पर हम मईशत को स्टेबल नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका काजी साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।